हेलो इंटेलिजेंस, हाउ आर यू। आई होप एचटेट की प्रेपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में एचटेट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने पिछले पार्ट की वीडियो देखी होगी जो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री का एंगल का है ए पे, देन वैल्यू ऑफ टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी। बेटा इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, पेपर में पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल क्या है ए पे है। ठीक है, जहाँ मर्जी मान लो बी एंगल है, जहाँ मर्जी मान लो सी एंगल है। अब बेटा तुमको ना एक बात ध्यान में रखनी होती है, मैं क्लास में भी बच्चों को स्कूल में बताता हूँ कि बेटा जो भी हम ये एंगल फाइंड करते हैं ना, जैसे ये टेंजेंट बी फाइंड कर रहे हैं, तो बेटा वो बी हमेशा सामने होता है, वो बी हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होता है। ठीक है ना। ठीक है, तो टेंजेंट बी क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी अपॉन ए बी। इसी तरह से बेटा मैं दूसरी ट्रायंगल बनाऊंगा जिसमें मैं सी सामने रखूंगा, क्योंकि मुझे अब टेंजेंट सी की वैल्यू चाहिए। ये ए रहा, अब बी पहुंच गया उधर। मतलब आपने जिस भी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है वो 90 के सामने होना चाहिए। ठीक है, पेपर ये ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पेपर में देख के सीधा आंसर टिक करोगे तुम। ठीक है, टेंजेंट सी क्या होगा बेटा, अभी देखो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ए सी। ध्यान देना बेटा, जब मैंने एंगल्स चेंज करे दोनों, ये देखो हाइपोटेन्यूज बी सी है, हाइपोटेन्यूज बी सी है, वो सेम है। यहाँ पर परपेंडिकुलर ए सी है, यहाँ पर बेस ए सी बन गया। यहाँ पर बेस ए बी है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी बन गया। यानी कि जो परपेंडिकुलर और बेस है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जो परपेंडिकुलर और बेस है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं जब हम इन एक्यूट एंगल्स को इंटरचेंज करते हैं। तो ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या था, टेंजेंट बी और टेंजेंट सी का प्रोडक्ट। अब इनको प्रोडक्ट कर दो, ए सी अपॉन ए बी बी की वैल्यू थी, ए बी अपॉन ए सी टेंजेंट सी की वैल्यू थी। तो ए बी कैंसिल, ए सी कैंसिल, आंसर आ गया बेटा 1। समझ गए। तो मैं शॉर्टकट ट्रिक क्या बता रहा हूँ बेटा, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर सेम एंगल हो टेंजेंट, यहाँ पे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो टेंजेंट, और जब बाकी दोनों एंगल्स को आपस में एक्सचेंज किया जाए आंसर हमेशा 1 आता है। ये टेंजेंट एक एग्जांपल थी, आप यहाँ पे साइन बी इंटू साइन सी कर सकते हो, सीकेंड बी इंटू सीकेंड सी कर सकते हो, जो मर्जी करो आंसर हमेशा 1 आएगा। मेरी इस बात को समझ लो ध्यान से। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको, कि द एरिया ऑफ द रोम्बस विद साइड 13 सेंटीमीटर। बेटा रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड दे रखी है 13 और उसका एक डायगोनल दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब बेटा रोम्बस का एरिया सिंपल होता है, हाफ मल्टीप्लाई पहला डायगोनल मल्टीप्लाई दूसरा डायगोनल। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, दोनों डायगोनल होने चाहिए। जिसमें से एक डायगोनल दे रखा है 10 सेंटीमीटर और दूसरी साइड दे रखी है, तो पहले हमें डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा ना, फिर ही हम एरिया फाइंड करेंगे। बात को समझे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डायगोनल फाइंड करना, वो भी बड़ा इजी है। देखो कैसे फाइंड करोगे बेटा, ये एक रोम्बस है तुम्हारे पास, किसी भी कोई भी एक रोम्बस है। ठीक है, जिसकी ये साइड मान लो 13 दे रखी है, ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। ठीक है, एक डायगोनल 10 दे रखा है, तो बेटा ये 5 और 5 हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो। क्योंकि बेटा जो डायगोनल्स होते हैं ना रोम्बस के, आपको ये 2022 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करा था, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, किसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं बेटा, रोम्बस के। जो रोम्बस के डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी 5 ये हो गया, ये अपना परपेंडिकुलर बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। समझ रहे हो इसको, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 और 5। ठीक है, दूसरा डायगोनल अपने को फाइंड करना है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा के दूसरा डायगोनल फाइंड नहीं कर सकते। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 169 इक्वल्स टू 25 प्लस पी स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करा तो 144 आ जाएगा। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, आपको पता है। तो परपेंडिकुलर 12 आ गया। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या था, सिर्फ इतना ही पोर्शन था, यानी कि जो अपना डायगोनल बन गया वो तो डबल आएगा, जो अपना डायगोनल है वो तो डबल आएगा। बात को समझ गए। ठीक है,
चलिए अब एरिया आ जाएगा। एरिया क्या है, हाफ मल्टीप्लाई एक डायगनल मल्टीप्लाई दूसरा डायगनल, तो 12 आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया सिंपल, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब ये 120 सेंटीमीटर क्या है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने जब सोल्व करे थे, जब मैं इनका सोल्यूशन बना रहा था, तो बिना देखे दोनों के आंसर टिक कर दिए थे मैंने। ठीक है, अब ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो इस लेवल तक आप भी पहुँच सकते हो कि देख के टिक करने वाले लेवल तक आप भी पहुँच सकते हो। यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। देखो, इफ़ द पॉइंट्स A0 0B एंड 1 1 आर कोलिनियर। कोलिनियर बेटा आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो हम लास्ट ईयर का पेपर कर रहे थे, ठीक है, 2021 का सोल्व कर रहे थे, उसमें भी बताया था कोलिनियर की दो कंडीशन बताई थी। एक तो 11th के अकॉर्डिंग स्लोप वाली कंडीशन थी कि उनकी स्लोप सेम कर दो, दूसरा 10th क्लास का आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का मेथड है। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये पूरा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब ध्यान दो बेटा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब वो सेम ही लाइन पे है। जब तीनों पॉइंट सेम लाइन पे है तो कोई ट्रायंगल थोड़ी ना बनेगी। तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी तो ये एरिया भी तो ज़ीरो आएगा फिर। जब कोई ट्रायंगल बनी नहीं तो उसने कोई जगह थोड़ी घेरनी है। एरिया का मतलब क्या है, कौन सी जगह घेर रहा है वो। जब उसको शेप ही नहीं बन रही तो जगह क्या घेरेगी वो, समझे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जीरो पुट कर देना है एरिया, जहाँ पे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करो, ये तो हाफ उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, याद करने का तरीका बेटा 1 2 3 ऐसे ही चलना है अपने। 1 2 3, बाहर हमेशा x रहेंगे सारे, अंदर y वाले माइनस होंगे। 1 2 3, 1 हो गया, अब x2 की बारी, 2 3 1। ठीक है, अब x2 हो गया, 3 की बारी, 3 1 2। समझे, ऐसे आपने साइकिल में घूमना है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू है a, y2 की वैल्यू है b, y3 की वैल्यू है 1 प्लस x2 की वैल्यू है 0। ठीक है, नहीं हाँ, x2 की वैल्यू 0 है, अंदर जो भी है उसको छोड़ो। x3 की वैल्यू 1 है और y3 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू a है। ये आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया ए बी माइनस ए। मेरी बात को समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये x3 था, x3 की जगह, अब x3 की जगह 1 आ गया, फिर आना है y1, y1 की जगह आएगा बेटा यहाँ पर 0, और फिर आएगा y2, y2 की जगह आएगा b। तो ये बन गया माइनस बी इक्वल्स टू 0। मेरी बात को समझ गए, ए बी माइनस ए और यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू 0। तो ए बी इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, ए बी को डिवाइड कर दो, तो ए प्लस बी अपॉन ए बी, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा, 1 आ गया। ए प्लस बी अपॉन ए बी, यही तो फाइंड करना था, 1 आ गया, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। 114 नंबर क्वेश्चन, ये तो चलो पेडागोजी आ गया। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। अब देखना बेटा 1115 क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बड़ा पसंद आया ये। ठीक है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, 115 में क्या करेंगे हम, 115, इफ़ ए इक्वल्स टू कोस स्क्वेयर थीटा और साइन 4 थीटा देन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा इज़। बेटा हमें बताना है ए किसके, ए की हमें रेंज बतानी है, कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, जो हमारे पास है गिवन वो क्या है कि ए इक्वल्स टू कोस स्क्वेयर थीटा और साइन की पावर 4। समझ गए, हमें क्या फाइंड करना है, ए बताना है किसके अंदर है। देखो बेटा कैसे सोल्व करेंगे इसको, तुम क्या कर दो, ए इक्वल्स टू कोस स्क्वेयर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वेयर थीटा इंटू 1। बात को समझे, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कोस स्क्वेयर थीटा, इसको तुम लिख लो कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, कोस प्लस साइन। अब आप बोलोगे सर सीकेंड माइनस टेन भी तो लिख दो। भाई साहब सारा कुछ साइन कोस में है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि नहीं। तो कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, कोस और साइन 4 वालों को एक साथ कर दो, कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब हम क्या करने वाले बेटा, तुम 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा ऐड कर दो और 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा कर दो माइनस।
और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये रहा। बात को समझ गए। ये चीज़ मैंने क्यों करी बेटा, इसको देखो, ये तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, ये तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा क्या, जहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया कि नहीं। तो ये -2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं, बड़ा ही ईजी है वैसे। तो ये तो आ गया 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, मैंने क्या करा बेटा, 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, 4 से कर दिया डिवाइड, जो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है उसको मैंने स्क्वायर के अंदर लिख दिया। अब ये साइन 2 थीटा नहीं होता, ठीक है, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 4। ये हो गया मेरा ए की वैल्यू, ये क्या हो गया बेटा, ए की वैल्यू। समझ गए। अब देखो ए की वैल्यू निकालनी है किस किस के बीच में, तो बेटा साइन 2 थीटा किसके बीच में आता है, -1 से 1 के बीच में। तुमको पता है अगर मैं इसका कर दूंगा स्क्वायर तो ये 0 से 1 के बीच में रहेगा। ऑब्वियसली बेटा स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी ना होता है, तो ये -1 से 0 वाली वैल्यू वो भी 0 से 1 में मर्ज हो जाएंगी ना वैल्यूज़। बात को समझ रहे हो। ठीक है, अब क्या करना बेटा, 4 से डिवाइड कर दो। अब क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, तुमने कर दिया 4 से डिवाइड, तो यहाँ 0 रहा, ठीक है, और यहाँ 1/4 हो गया। ठीक है, अब तुम कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, ये देखो यहाँ पे माइनस चाहिए, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, साइन हो जाएंगे ना चेंज, -1/4। अब हमने क्या करना है, 1 ऐड करना है। देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, 1 कर दिया ऐड, 1 कर दिया ऐड और 1 कर दिया ऐड। बेटा ध्यान से देखना, यहाँ बन जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया तुम्हारा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, इसको सब्ट्रैक्ट करा तो। ठीक है, तो वो 3/4 से बड़ा है 1 से छोटा है। समझ गए, ए की वैल्यू 3/4 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1, 3/4 से बड़ा है 1 से छोटा है। बात को समझ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही ईजी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन सारे मज़ेदार हैं, एचटेट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन मुझे बड़े पसंद हैं इसके। ठीक है, मतलब हल्का सा दिमाग लगाना है, लग गया तो क्वेश्चन हो गया उधर ही ख़त्म। देखो क्या है जी, सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज एस। एक हमारे पास क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट का सम दे रखा है एस है, यानी कि अपने को एल प्लस बी प्लस एच गिवन है एस। समझ गए। इट्स डायगोनल इज डी, डी भी दे दिया बेटा, तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो सारा खेल है डायगोनल पे। बेटा डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हम शायद 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे, उसमें डायगोनल पे एक क्वेश्चन आया था। देखो डायगोनल का ये फॉर्मूला होता है, समझ गए। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वेयर कर दिया, एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ बेटा, तुम यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दो, तो ये बन जाएगा एस स्क्वेयर इक्वल्स टू एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वेयर। अब मैंने ये क्यों किया, अभी बताता हूँ क्यों किया। ये देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो 2 कॉमन कर दिया मैंने। ध्यान से देखो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं बन गया, और ये एल बी एच हमारे पास डी है, तो एस स्क्वेयर इक्वल्स टू डी स्क्वेयर प्लस टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो भाई साहब टोटल सरफेस एरिया आपके सामने है, एस स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, क्वेश्चन खत्म। मेरी बात को समझ गए, समझ गए ना मेरी बात को। क्या करा मैंने, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग इसलिए की ताकि मैं इस जगह पे डायगोनल यूज़ कर लूँ, और ये मुझे दिख गया था, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ट्रिक लगाई, यहाँ से मैंने दिमाग यूज़ किया कि मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूँ तो शायद कुछ ना कुछ बन जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हल्का सा दिमाग लगाना अपने कि शायद कुछ ना कुछ बन जाए। ठीक है, तो 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 117 नंबर क्वेश्चन, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। इन व्हाट रेशो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस।
बेटा ये आपके पास 2 पॉइंट है, ये लाइन है दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, ठीक है जी। इन व्हाट रेशो, रेशो फाइंड करनी है तो k/1 है। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे पॉइंट 0, y टाइप का होगा, ठीक है ना, इज डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। बेटा देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करो, तो 0 = k/3 विच इज़ 3k, प्लस 1 × -2 विच इज़ -2 अपॉन k+1। तो 3k - 2 0 आ गया, यहाँ से बेटा आपका k आ गया 2/3, ठीक है। तो रेशो क्या है, k/1 है, जिसका मतलब क्या 2/3/1 यानी कि 2/3। तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा रेशो वाले चैप्टर में, 7th 6th में स्टार्ट हो जाता है कि रेशो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के ऊपर। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये 10th क्लास की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, उसके ऊपर बेस है। 118 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही गुड क्वेश्चन है, नाइस बच्चा। द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई टावर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैं क्लास में भी बच्चों को यही बताता हूँ कि बेटा डायग्राम बना लो, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बस लिखने की फॉर्मेलिटी रह जाती है, डायग्राम बना लो। द टॉप ऑफ आ 15 मीटर हाई टावर, लो जी सबसे पहले तो एक टावर है जिसकी हाइट है 15 मीटर, बना लिया। मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री विद बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, ये एक बिजली का खंभा है, कहता उसके बॉटम से जो एंगल बन रहा है, उसके बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है जी। एड एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द पोल, और उस पोल का जो टॉप है वहाँ से जो एंगल बन रहा है बेटा, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, समझ गए इस बात को, ठीक है। देन हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, इस पोल की हाइट बतानी है, मेरी बात को समझ गए, ठीक है। मान लो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, एक्स है, ठीक है, तो ये इतना क्या हो गया अपना 15 - x हो गया, इतना तो क्लियर है, ठीक है जी। चलो अब देखो बेटा सबसे पहले तो बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ। बड़ी ट्रायंगल में क्या है देखना, ये बड़ी ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल में टेंजेंट 60 डिग्री लगा सकते हैं हम, जिसमें परपेंडिकुलर पूरा क्या है 15, और ये बेस अपना कुछ भी है, जो भी अपना बेस है, ठीक है। तो टेंजेंट 60 होता है √3, मेरी बात को समझे। तो यहाँ से जो बेस है वो क्या आ जाएगा, 15/√3 आ जाएगा, इतना तो क्लियर है ना, टेंजेंट 60 √3 होता है, वो नीचे आ गया। अब देखो बेटा जो बेस ये है वही तो सेम बेस ये है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया मैंने छोटी ट्रायंगल पे। छोटी ट्रायंगल में मैं टेंजेंट 30 लगाऊंगा, जब छोटी ट्रायंगल में जब मैं टेंजेंट 30 डिग्री लगाऊंगा तो वहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, परपेंडिकुलर विच इज़ एक्स अपॉन बेस जो कि 15/√3 है, बेस क्या है 15/√3, ठीक है। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, और ये 15/√3 एज इट इज़ उधर मल्टीप्लाई, तो ये √3 और √3 कितना 3 बन जाएगा, तो 5 आ गया। तो बेटा जो अपना x था उसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर। अब ध्यान दो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। तो जो अपना इलेक्ट्रिक पोल है वो तो इतना ना, हमारे पास तो ये वाला x आया, तो इलेक्ट्रिक पोल क्या आएगा, पूरे 15 में से ये वाला x माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पूरे 15 में से ये वाला x यानी 5 माइनस किया, तो इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर। बात को समझ गए, ठीक है। पूरे 15 में से इतना x माइनस करा तो इलेक्ट्रिक पोल की हाइट आ गई ना 15 - x, ये देखो लिखा ही हुआ है, ठीक है, कितनी आ गई 10 मीटर, ठीक है। चलो 119th क्वेश्चन करते हैं, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, बट चलो फिर भी करवा देता हूँ क्योंकि करवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। देखो 119 क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ, x⁴ अपॉन x⁴b पूरे की पावर 1/ab, ठीक है। ये भी देखते ही आंसर आ गया था, इसका आंसर 1 आएगा। x⁴c अपॉन 1/bc, फिर x⁴c और x⁴a की पावर 1/ac, ठीक है। इसकी हमें बतानी है वैल्यू। अब ध्यान दो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखना बेटा
सबसे पहले तो आपको पता है पावर अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो x की पावर a इंटू 1/ab और x की पावर b इंटू 1/ab, फिर x की पावर b इंटू 1/bc, फिर x की पावर c इंटू 1/bc, फिर x की पावर c इंटू 1/ac और x की पावर a इंटू 1/ac। क्लियर है इतना? तो ये a से a कट गया, यहाँ b से b कट गया, यहाँ पावर में c कट गया, यहाँ b कट गया, यहाँ c कट गया और यहाँ a कट गया। तो ये क्या बन जाएगा, x पावर 1/b आएगा ऊपर, ठीक है। तो x पावर 1/b अपॉन x पावर 1/a, ठीक है। यहाँ क्या बचा, x पावर 1/c अपॉन x पावर 1/b, ठीक है। और ये देख लो, ये तो कट ही गया बेटा, 1/b से 1/b कट जाएगा, ठीक है। अब x पावर यहाँ बचा 1/a, चलो जी 1/a से 1/a कट गया, ठीक है। और नीचे क्या बच जाएगा, x पावर 1/c, बेटा ये भी कट गया। सारा कुछ कट कटा के आंसर कितना आ गया, 1। समझ गए इस बात को? सारा कुछ कट कटा के आंसर कितना आ गया, 1। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला पता हो, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। 120 नंबर क्या बोल रहा है, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है बेटा, ax² प्लस 2bxy प्लस hy² इक्वल्स टू 0, ठीक है। बेटा इसमें एंगल का फॉर्मूला आता है टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ h² माइनस ab अंडर द रूट अपॉन a प्लस b, ठीक है। ये आपका टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है एंगल फाइंड करने का। मैंने एंगल का फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि बेटा उसने परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है। परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है तो टेंजेंट 90 बन जाएगा, जो कि क्या होता है, इन्फिनिटी। तो भाई साहब इस पूरे का आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब किसी भी चीज़ का आंसर इन्फिनिटी कब आता है, जब डिनोमिनेटर जीरो हो। इन्फिनिटी तभी आता है जब डिनोमिनेटर जीरो हो। तो ये पड़ा a प्लस बी इक्वल टू 0, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, समझ गए ना? बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब देखना ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, इधर ही कर देता हूँ। ये तो एक लाइन का आंसर है 121। देखना, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 22541, ठीक है। तो 22541 में से कौन सा नंबर मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, ताकि जो मुझे आंसर मिले वो क्या मिले, एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो बेटा तुमने क्या करना होता है, 22541 इसका तुम स्क्वायर रूट ही फाइंड करो, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है ना, ठीक है, 8th क्लास का काम है। तो 1 1 ज़ार 1, 1 2 5, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये आ गया 25, 125, नीचे 4 1, 125 और 5 आ गया 30, तो ये 0 0 0 0, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 41। तो सिंपल सा मेथड होता है, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का भी कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो सब्ट्रैक्ट का मेथड बिल्कुल ईजी होता है, जो आपका रिमाइंडर आया उसको ओरिजिनल नंबर में से कर दो माइनस, तो जो भी आपका नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यानी कि मुझे कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, 41 ना। तो यही आपका आंसर आ गया। यही उसने बोला ना, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ सब्ट्रैक्टेड। उसने ये नहीं पूछा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, उसने ये पूछा कौन सा नंबर माइनस करूँ। भाई साहब रिमाइंडर ही माइनस करना होता है, तो वो आपका आंसर आ गया 41, ठीक है। हालांकि इसको 41 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा ना बन जाएगा जो आपकी आपका 150 का स्क्वायर बनता है, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ये कितना था, 21, ये 122, ठीक है। 112 नंबर, सॉरी 122। हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। देखो 122 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 में से 2 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर, या तो दोनों ब्लैक कार्ड्स हों या फिर दोनों क्वीन हो, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, या तो दोनों ब्लैक कार्ड हों, टोटल ब्लैक कितने होते हैं 26, उसमें से 2 ले लिए, और का मतलब प्लस, बोथ आर क्वीन, दोनों क्वीन है, 4 होती हैं, उसमें से 2 ले ली। नीचे क्या आ गया, टोटल 52C2, 52 में से 2 कार्ड्स।
अब बेटा एक बात ध्यान रखना मेरी, कि उसने क्या बोला कि बोथ आर ब्लैक है, ब्लैक में भी 2 काली क्वीन आ जाएंगी, ठीक है, और बोथ आर क्वीन उसमें भी 2 काली क्वीन आ जाएगी, मतलब ये 2 बार कंसीडर हो गया ना। मेरी बात को समझ रहे हो? ब्लैक क्वीन वाला केस तो 2 बार कंसीडर हो गया ना, तो उसको बेटा फिर एक बार माइनस भी तो करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? बोथ ब्लैक है, ठीक है, या तो दोनों ब्लैक कार्ड्स हैं या दोनों क्वीन है, तो यहाँ आ गया तो प्लस आ गया, लेकिन ये क्वीन वाला केस 2 बार कंसीडर हो गया ना, तो एक बार माइनस भी तो करेंगे इसको, ठीक है। बस जिसको ये चीज़ पता चल गई उसका आंसर आ गया। बच्चे क्या करते हैं, -1 नहीं करते, इसी को सोल्व करके आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये गलत बात है। बोथ आर ब्लैक है या बोथ आर क्वीन है, तो ब्लैक में भी तो 2 क्वीन आ गई ना, और क्वीन में भी क्वीन आ गई, तो यानी कि वो केस 2 बार कंसीडर हो गया, तो एक बार उसको माइनस भी तो करना पड़ेगा फिर, ठीक है। चलिए अब शुरू हो जाओ। 26 25 2 1 4C2 आ जाएगा, 4 3 2 1, और ये 1 को मैं 2/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा अभी बताता हूँ। ये देखो, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि 2 आ गया एलसीएम, तो ऊपर नीचे से 2 हो गया कट, ठीक है, इस वजह से मैंने ये लिखा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो 26 गुना 25 हो जाएगा, 25 छिक्का 150, 15, 25 दूना 50 और 15 650, हाँ 65 आ गया, प्लस 12 -2/52, और 51 को ये देखो ये करा हुआ है 2652, ठीक है। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर रहा था और गलती से मेरे से वीडियो हो गई थी पॉज, ठीक है, गलती से मेरे से वीडियो पॉज हो गई थी, और क्या हो गया फिर ये सारा सोल्व कर लिया मैंने, और बाद में पता चला वीडियो तो रुकी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा सोल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पहले कर ली थी तो वही आपको बता दी, ठीक है। अब देखो इसको कर दो, 12 - 2 कितना हो गया 10, 650 और 10 660, डिवाइडेड बाय 2652। इसकी 2 के टेबल पे कटिंग कर दो 330, इसको करा तो 13, 2 2 ज़ार 4, 13 26, ठीक है। अब देखो बेटा इसकी फर्दर कटिंग हो रही है, लेकिन देखो आपने ऑप्शन 330 वाली मैच हो रही ना अपनी, 330/1326, समझे, ठीक है। तो वो इस तरह से भी ऑप्शन में मिल जाता है कि बच्चे लगे रहते हैं गधों की तरह बार बार कटिंग करने, बार बार कटिंग, हर एक स्टेप में कटिंग करके देख लिया करो, वो ऑप्शन में पड़ा तो नहीं हुआ, नहीं पड़ा, अगला स्टेप फिर से कटिंग कर लो, फिर वो देख लो पड़ा हुआ है कि नहीं, समझे। तो वो ऐसे एग्जामिनर ने टाइम वेस्ट करना होता है, ये उसकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। अब देखो वेरिएंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, ये तो बच्चे को पता है, चेंज ऑफ स्केल, वो वेरिएंस क्या आता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्केल का चेंज करके वेरिएंस चेंज नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 124, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बोलते हो सर आप हर एक क्वेश्चन की तारीफ़ करते हो, भाई साहब इसी ने खाना देना तो तारीफ़ करो, ठीक है, कल को सरकारी नौकरी लगी इसी की वजह से लगेगी। देखो अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114, एक नंबर को जो 114 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बना 21, तो हमारे पास ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब किसी नंबर को डिवाइड करा 114 से तो रिमाइंडर बचा 21, ठीक है। इफ़ दी सेम नंबर, अगर इसी नंबर को डिवाइड करें 19 से तो बताओ कि रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है, इसी को डिवाइड करेंगे 19 से। अब 114 को 19 से डिवाइड करा तो 19 6,114 होता है, ठीक है। अब देखना बेटा ध्यान से, ये 19 डिवाइज़र है तो आपका रिमाइंडर 21 तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है, इतना तो आपको पता ही है ना, रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। ऐसे तो नहीं होगा कि 19 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई नंबर पड़ा है, डिवाइड करते करते मेरा रिमाइंडर 21 आ गया, रिमाइंडर कहाँ से 21 आ गया, तो मैं यहाँ फिर से 1 पे कर दूंगा तो रिमाइंडर तो 2 बचेगा ना। मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा 19 × 6³ + 1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, रिमाइंडर अपना कितना आ जाएगा 2, समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी। 125, हाँ बेटा ये मेरे दिल के करीब है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन मैंने पहले भी सोल्व करा हुआ है पिछली वीडियोज़ में, पिछले साल के पेपर्स की वीडियोज़ में, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल मैं अपना फेवरेट रेड कलर लेके आया हूँ। द डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इज़ A सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है उसका डायगनल कितना है
ए सेंटीमीटर, ये आपका स्क्वायर है, उसका बेटा डायगोनल दे रखा है ए सेंटीमीटर। ठीक है जी। द एरिया ऑफ स्क्वायर, लो जी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो अपने को तो डायगोनल थमा दिया इसने, तो पहले हमें फिर उस डायगोनल से साइड बनानी पड़ेगी ना, तभी साइड इंटू साइड करके उसका एरिया फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो ये भी तुमको दिख रहा है भाई साहब, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर है ना, सारी साइडें सेम होती हैं, इसलिए मैंने एक्स एक्स ले ली सेम। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन √2। ठीक है, ठीक है। अब ज़्यादा सियाने बच्चे बोलते हैं सर प्लस माइनस आएगा, भाई साहब प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट होगी, क्योंकि x साइड है ना, तो साइड इज़ नेवर नेगेटिव, समझे, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो साइड आ गई, तो भाई साहब एरिया क्या आ जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि ए स्क्वायर बाई 2, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 126 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वाकई में अच्छा बेटा। देखो 126 में क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँ पहले, ये रहा 126 क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर किसी सर्कल का रेडियस 20% बढ़ा दिया गया, देन बाय हाउ मच विल इट्स एरिया भी इंक्रीज, तो बताओ एरिया कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बेटा ऑब्वियसली बात है, रेडियस बढ़ा दिया तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, तो उसका एरिया तो बढ़ेगा ही ना, तो वो बताना कितना परसेंट बढ़ा। ठीक है, अब ध्यान दो, जो नया रेडियस है आर डैश मान लो, आर डैश छोड़ो कैपिटल आर मान लो, चलो जो नया रेडियस है वो क्या, पुराने रेडियस में बढ़ा दिया उसका 20%, तो यही हो गया 20% ऑफ पुराना रेडियस, है ना, तो 0 0 कट गई, तो नया रेडियस आ गया r + 1/5r, यानी कि ये बन गया 6/5r। ठीक है, तो नया रेडियस तो ये आ गया। अब क्या था, हाउ मच इंक्रीज, तो भाई साहब इंक्रीज़ कितना आ जाएगा, इंक्रीज़ आ जाएगा पुराना एरिया, ठीक है, माइनस नया एरिया, बेटा यही तो इंक्रीज़ होगा, पुराना एरिया माइनस नया एरिया। ठीक है, नहीं बेटा नया एरिया माइनस पुराना आएगा, क्योंकि नया एरिया बढ़ गया ना, तो बड़े में से छोटा माइनस होता है। ठीक है, तो पाई 6/5r², सॉरी यही था, -πr², तो पाई आ गया कॉमन, ये बन गया 36/25r² माइनस r², तो पाई 36 - 25 कितना हो गया आपका, 11 हो गया ना, 11/25r², तो ये आपका इंक्रीज़ हो गया, ये आपका इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, चलो मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ, ये इंक्रीज़ हो गया। अब परसेंटेज बतानी ना बेटा, परसेंटेज मैंने ये सारा तामझाम क्यों किया बेटा, आपको भी पता है ना आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, जितने मार्क्स आपके आए हैं अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो उसने पूछा इंक्रीज़ की परसेंटेज बताओ, तो ये मैंने पहले इंक्रीज़ निकाला, मेरी बात को समझ गए, आपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है तो पहले आप अपने मार्क्स देखोगे ना कितने आए हैं, उसी तरह मैंने इंक्रीज़ड की परसेंटेज निकालनी है, तो ये मैंने पहले इंक्रीज़ देखा कितना, नए में से पुराना माइनस करूँगा तभी इंक्रीज़ आएगा ना। मान लो मेरे पास क्या है, एक पेन है, मैं कहूँ वो पेन 5 रुपीज़ का है, ठीक है, मैं कहूँ अब उसकी कीमत बढ़ के 7 रुपीज़ हो गई है, तो मैं तुमसे पूछूं कि वो कितना बढ़ गया, तुम बोलोगे सर 2 रुपये बढ़ गया, तो वो बढ़ी हुई कीमत कैसे पता चली, 7 में से 5 नई में से पुरानी माइनस की, तो पता चला ना कि 2 रुपये बढ़ गया। इसी तरह से मैं नए एरिया में से पुराना एरिया माइनस करूँगा तभी पता चलेगा ना कि एरिया कितना अपना बढ़ गया। ठीक है, बात को समझे। अपॉन टोटल, टोटल आपका क्या था, πr² था ओरिजिनल। ठीक है, तो r² कट गया, पाई कट गया, तो परसेंटेज कितना आ गया, 11/25 मल्टीप्लाई 100, तो 4 यानी कि 44% आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 44%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बस जो उसने पूछा वो ऊपर रखना, इंक्रीज़ पूछा तो मैंने नए में से पुराना माइनस करके पहले निकाल लिया कि कितना बड़ा है। ठीक है, ओके, चलो 127 नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रह गए, आज 130 तक करेंगे, बाकी के 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। देखो 127 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
इफ़ पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल इज़ 82 मीटर, एक रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर दे रखा है 82, तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी। आपको बार बार बोलता हूँ, लास्ट वीडियोस में भी बोलता हूँ कि बेटा कि जो भी चीज़ गिवन होती ना, अगर उसका फॉर्मूला है तो मुंह उठा के फॉर्मूला लगा दो, बाकी बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 41 बन गया। और उसका एरिया दे दिया, लो जी एरिया भी दे दिया, कितना है 400। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज़ 400, ठीक है। फाइंड दी ब्रेड्थ, अब ब्रेड्थ फाइंड करनी है। ब्रेड्थ फाइंड करनी है तो यहाँ से क्या करो तुम, लेंथ की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। लेंथ क्या आ जाएगी, यहाँ से तुम्हारी लेंथ क्या आ जाएगी 41 माइनस ब्रेड्थ ना, तो 41 माइनस ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 400। अब देखो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं बेटा। एक तो ये है कि तुम क्वाड्रेटिक बना लो बच्चों की तरह, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाओ तो बी स्क्वेयर माइनस 41b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब इसको जैसे मर्जी सोल्व करो, तुम्हारी इच्छा, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, फैक्टराइजेशन करो। दूसरा बेटा ये है कि ये मैंने टिक लगाया ना, अब उसने ब्रेड्थ पूछी है क्या है, तो ये चार ऑप्शन दे तो रखी है तुमको, ये चारों ब्रेड्थ ही तो हैं, तो यहाँ पे पुट करके देख लो कौन 400 बना रहा है, बस वो तुम्हारा आंसर है। मेरी बात को समझ गए, ये वैल्यू 1 बाय 1 यहाँ पुट करके देख लो कि किस पे 400 मिल रहा है मुझे, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने पहले 4 पुट करा, जब देखो मैंने 4 पुट करा तो ये क्या बन जाएगा, चलो जब मैंने 4 पुट करा तो ये क्या बन जाएगा 37 इंटू 4, जो कि 400 नहीं बनेगा, तो पहली ऑप्शन तो गई। दूसरा मैंने 8 पुट कर दिया, 41 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 41 माइनस 8 आ जाएगा 33, और ये 8 था, ये भी भाई साहब 400 नहीं बनने वाला, दूसरी ऑप्शन भी गई। फिर नंबर 3 12 पुट कर दो, 41 में से 12 गए तो आ जाएगा 29, 41 31 29, हाँ 29 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। नहीं ये भी 400 नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली फिर लास्ट ऑप्शन ही बची, ठीक है। करना है तो करके देख लो। 16 पुट करा, तो जब 16 पुट करा तो 41 माइनस 10 कितना हो गया 31, ये 25 आ गया, ठीक है। 25 छिक्का 150, 15 आ गया, 25 और 15 400, लो जी बन गया 400, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। 128 में क्या बेटा, फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी, अच्छा सिमेट्री बेटा वो स्क्यूनेस वगैरह करते हैं ना हम, ठीक है, ऐसे करके सिमेट्री होती है पूरी, ठीक है। तो वो सिमेट्री में क्या होता है बेटा, मीन मीडियन और मोड तीनों सेम होते हैं। क्या होता है, मीन मीडियन और मोड तीनों सेम होते हैं, ठीक है। हम ग्रेजुएशन में करते हैं ना, स्क्यूनेस कर्टोसिस, ठीक है, वही सारी चीज़ें। हाँ 129, ये तो वैसे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, फिर भी आपके लिए पेन उठा लेता हूँ। 129 में क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5 कितने सोल्यूशन है। भाई साहब ये तो बच्चे नर्सरी क्लास के बच्चे को पता है, ठीक है, नर्सरी क्लास को बोल दो, उसको ABCD नहीं आएगी लेकिन ये बता देगा नो सोल्यूशन है। y इज इक्वल टू 0 बेटा इसको बोलते हैं, ठीक है, और y इज इक्वल टू 5, ये रही लाइन y इज इक्वल टू 5। अब देख लो इनका कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन किसको बोलते हैं, जहाँ पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये दोनों तो पैरेलल है, पैरेलल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो कभी करेंगी नहीं तो फिर कभी सोल्यूशन भी नहीं देंगी, बात खत्म, ठीक है। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो कभी भी सोल्यूशन नहीं देंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो की तरफ, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है 130। देखो क्या करना है इसमें, x एंड y आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, को दो पॉजिटिव इंटीजर है हमें नहीं पता, सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x इज़ 3। अच्छा उसने कहा जब प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो x का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 आया, ठीक है। इसी तरह से एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ y इज़ 5, y का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 आया, तो बताओ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x प्लस 5 क्या होगा। बेटा ध्यान देना, इसको एक लॉजिकली भी समझ लो और एक एग्जांपल से समझ लो, ठीक है। एग्जांपल से कैसे समझेंगे, मान लो मैंने x को ले लिया 15, ठीक है, तो इसका लोएस्ट फैक्टर 3 आ गया। मान लो मैंने y को ले लिया 35, तो 5 इंटू इसका लोएस्ट फैक्टर 5 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। तो जब मैंने x प्लस वाई किया 15 प्लस 35 कितना आ गया मेरे पास 50 बन गया ये,
50 बन गया, तो 50 का लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। समझ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 15 की, 2 गुना 25 यही तो होता है। तो इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 आया। ये तो था आपका एग्जाम्पल। अब देखो लॉजिकली, लॉजिकली इसको कैसे समझेंगे बेटा। सबसे छोटा प्राइम नंबर इवन कौन सा होता है, 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास, 2 होता है। उसके बाद दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो कि इवन है, सारे के सारे प्राइम नंबर ओड ही हैं, ठीक है। अब इसने बोल दिया कि यहाँ x का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, यानी x अपना ओड नंबर है, ठीक है। y का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 है, यानी कि y भी ओड नंबर है। मेरी बात को समझ गए, क्योंकि 2 आ ही नहीं रहा बीच में। अब दोनों ओड नंबर हैं और क्वेश्चन में उसने बोल दिया प्लस करना है इनको। अब 2 ओड को प्लस करते हैं तो इवन ही आता है हमारे पास हमेशा। ये देख लो 50 इवन ही आया। ये लॉजिक तो ठीक है ना, 2 ओड नंबर को प्लस करोगे तो इवन ही आएगा। तो इवन आएगा तो 2 तो फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। इवन की डेफिनेशन यही है, जिसका एक फैक्टर 2 हो। तो बस सीधा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2 टिक कर देना, ठीक है। ये आपका हो गया लॉजिकली, ठीक है। अब जिसको इतना दिमाग नहीं चलता वो कम से कम भाई साहब इतना तो ज़रूर चलाना कि उसने पूछ लिया तो तुम जनरल में नहीं बता सकते तो तुम एग्जांपल ले लो। उसने बोल दिया x का लीस्ट फैक्टर 3 है तो मैंने 15 ले लिया जिसका लीस्ट फैक्टर 3 है। y का लीस्ट फैक्टर 5 है तो मैंने 35 ले लिया, y का लीस्ट फैक्टर 5 है। जब दोनों को ऐड कर दिया 50 आ गया, उसका लीस्ट फैक्टर 2 है, बात ख़त्म। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ओड ओड इवन होते हैं ये वो। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।